हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सब आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो आप खुद को लॉकडाउन में डाल दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपका माइंड बिल्कुल ओपन है तो आप बिल्कुल घर में पढ़ाई आप अच्छे ढंग से करते रहें। ठीक है, एंड वेलकम टू यू ऑल इन आवर एंड योर चैनल साक्षी क्लासेस। अभी तक हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब हम सोचें कि आपको बायो का भी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक वीक में आई विल ट्राई कि आपको 2 लेक्चर फिजिक्स के, 2 लेक्चर केमिस्ट्री के, 2 लेक्चर बायो के मिलते रहें। ठीक है, इस ताकि आप साइंस के तीनों पेपर को प्रॉपरली आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, ऐसे तो हमने सोचा था पहले कि पहले फिजिक्स के लेक्चर कर लें, बट अब थोड़ा सा मैंने चेंज किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको तीनों हर वीक कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, बस सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि हमारे साथ बिल्कुल बने रहना है। ठीक है, एक एक लेक्चर को आपको अच्छे ढंग से देखना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, और मेक श्योर कि आपको साइंस के किसी भी पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो। इतना इजी लग जाएगा आपको कि आपको कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप एनसीईआरटी को रीड करो। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि आप ऐसे कोई भी बुक उठा लो तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, किसी भी बुक में उतना ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जितना मैं दे दूंगा, और कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप इतना श्योर रहें कि हम आपको यहाँ जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो आपको सही पढ़ाएंगे और मोर देन सफिशिएंट कंटेंट दे देंगे। तो डोंट वरी, किसी भी चीज़ के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ आप मेहनत करिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग आते हैं बायो का। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि आप क्या करो कि सबसे पहला एक माइंड मैप तैयार कर लो ताकि आपको ये पता चल पाए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। राइट, तो हम सबसे पहले टॉपिक्स देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एनसीईआरटी के पहले ही पेज में दिया गया लाइफ प्रोसेस में कि इंट्रोडक्शन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हाउ विल डिसाइड और हाउ टू डिसाइड द वेदर इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। और ऐसे भी कि हम अगर बायो की बात करें तो बायोलॉजी 2 वर्ड से बना है, बायोज एंड लोगस। बायोज मीन्स होती है लाइफ एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ करते हो बायोलॉजी में। तो जब आप लाइफ की स्टडी करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो, दैट फर्स्ट आपको तो ये आना चाहिए ना कि लिविंग है क्या, नॉन लिविंग है क्या। यहाँ पे हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे क्राइटेरिया का, वो सारे क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे कि वी कैन डिसाइड वेदर इट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आता है लाइफ प्रोसेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, किसको हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे और किसको नहीं लाइफ प्रोसेस बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, जो कि आपका बड़ा टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, देन देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फिर रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि हमारे लिए न्यूट्रिशन क्यों इसेंशियल है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है, अब जब डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो वहाँ पे अब हमको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे। देन आपका आएगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा सबसे पहला, एंड दूसरा होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ पे हमारा जो लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट होगा न्यूट्रिशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन, या फिर जो भी इसके बाद हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस, तो वहाँ पे वो स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप टॉपिक को नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला अभी स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्राइटेरिया टू डिसाइड द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। राइट, तो सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है तो हम क्या समझेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और
अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात रही कि ग्रोथ होता क्या है, तो ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर मास इंक्रीज हो रहा हो, नंबर इंक्रीज हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसमें ग्रोथ हो रहा है, और अगर नहीं इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी चीज़ में अगर ग्रोथ हो रहा है, मतलब उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसका मास इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज लिविंग। ठीक है, बट ग्रोथ दो तरह के होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ हम बता दे रहे हैं। ठीक है, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, इसका क्या मतलब है, एक्सटर्नल ग्रोथ, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो कौन सा होते हैं, इंटरनल ग्रोथ, और ये किस में होंगे, नॉन लिविंग में होंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हो माउंटेन। ठीक है, तो जो एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, मतलब आप इसको बाहर से देख सकते हो, इंटरनल ग्रोथ को आप नहीं देख सकते हो, विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। और इंट्रिंसिक ग्रोथ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, जो कि उसका साइज इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है। बट एक्सटेंसिव ग्रोथ क्यों, एक्सटेंसिव ग्रोथ का मतलब है कि ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स, ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स। मतलब जैसे कि आप माउंटेन्स को देखोगे, आप किसी माउंटेन्स को 10 साल पहले देखें अब, और उसी माउंटेन्स को आप 10 साल के बाद देख रहे हो, तो जब आप 10 ईयर्स के बाद देखोगे तो उसमें दिखेगा कि जो माउंटेन्स का साइज है वो इंक्रीज हो गया। बट वो इंक्रीजमेंट क्यों हुआ, तो ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स का एक्युमुलेशन हो चुका है, और उसके एक्युमुलेशन के कारण उसमें ग्रोथ हुआ है। तो दैट इज सेड टू बी द एक्सटर्नल ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बट हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई, बॉडी के ऊपर कोई एक्युमुलेशन नहीं होता मटेरियल्स का। हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है वो किसके कारण होता है, तो इंटरनल ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगा इंटरनल ग्रोथ होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर इट इज द लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द ग्रोथ, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म विल शोज ग्रोथ बट नो वन लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म will show growth, right? तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन, मीन्स ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि फिर से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे और डिटेल चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज द बायोलॉजिकल process in which an organism produces new individual same as itself। ठीक है, तो मतलब अपने ही जैसा संतान, अपने ही जैसा बच्चा, अपने ही जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा, बट जो नॉन लिविंग है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा जनरली। ठीक है, तो हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई भी रिप्रोडक्शन शो कर रहा है दैट मीन्स इट इज लिविंग, और अगर नहीं शो कर रहा है दैट मीन्स सिंपल इट इज नॉन लिविंग। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया पे हम लोग आते हैं। थर्ड क्राइटेरिया होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म को कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं वो सारे को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। चाहे वो रिस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, सबके सब जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं ना, वो सब के सब क्या है,
उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द बायो केमिकल प्रोसेस taking place inside the body of living organism, body of living organisms are collectively called as मेटाबॉलिज्म। समझ गए? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उन सब को मिला के हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है, नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। तो मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज लिविंग। और अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग। ठीक है, पहले यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, मेटाबॉलिज्म अभी हम लोग पढ़े। मेटाबॉलिज्म का वैसे दो टाइप होता है, एक को कहेंगे एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है विच आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो ये किस नेचर का होता है? कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। और जो कैटाबॉलिज्म होता है ये कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नेचर में का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन होना, सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होना। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एनाबॉलिज्म में आप एग्जांपल दे सकते हो फोटोसिंथेसिस। और डिस्ट्रक्टिव इन नेचर का मतलब जस्ट उसका अपोजिट पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। डिस्ट्रक्शन का मतलब है ब्रेक डाउन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपका सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होगा। देखेंगे कैसे। ठीक है, ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म का टाइप। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करने का क्राइटेरिया। तो हम लोग अभी तीन देखे। सबसे पहला हम लोग देखें ग्रोथ, दूसरा देखें रिप्रोडक्शन, तीसरा देखें मेटाबॉलिज्म, चौथा देखते हैं हम लोग सेंसेशन। सेंसेशन क्या होते हैं? सेंसेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस का क्या मतलब है? स्टिमुलस का मतलब है कि वो कोई भी चीज हो सकता है विच कैन कॉज द सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। किसी भी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर सडन चेंज कर दे, स्टेट को चेंज कर दे, अगर आप बैठे हुए हो सडन आप उठ के खड़े हो गए, ठीक है, आप दौड़ रहे थे या चल रहे थे, सडन आप अचानक रुक गए, आगे में सांप देखे आप रुक गए, तो सांप आपके लिए, स्नेक आपके लिए क्या हो गया? स्टिमुलस, और आप रुक गए वहाँ पे। तो मतलब हमारे बॉडी के स्टेट में अचानक चेंज आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, जैसे अगर आपने सांप को देखा तो आप चल रहे थे, आपने रुक गया, आप अचानक आप बैठे हुए थे, अचानक आपके आगे कुछ ऐसा चीज आ गया डरावना, आप देख के क्या हो गए? तुरंत खड़े हो गए। तो मतलब आपके अंदर ये रिस्पॉन्स है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि वो एक्सटर्नल अगेंस्ट स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो सेंसेशन के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। है तो वैसे और भी बहुत सारे क्राइटेरिया, लेकिन इतना सफिशिएंट है। बट एक आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है मूवमेंट। कौन सा? मूवमेंट। कि हम मूवमेंट के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मूवमेंट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं विजिबल मूवमेंट, जो कि आप देख सकते हो, और एक होता है इनविजिबल मूवमेंट।
तो विजिबल मूवमेंट जो होता है उसको तो सिर्फ और सिर्फ आप एनिमल्स में ही देख सकते हो, प्लांट में तो देख नहीं पाओगे। तो फिर प्लांट में मूवमेंट होता है या नहीं होता है? तो प्लांट में भी होता है मूवमेंट, बट वहां पे इनविजिबल मूवमेंट होता है। इनविजिबल मूवमेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जो देखने वाला मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप एनिमल्स में देख सकते हो। तो ओनली सीन इन द एनिमल, ओनली सीन इन द एनिमल्स, ठीक है। तो आप इसको प्लांट्स में नहीं देख सकते हो। और इनविजिबल मूवमेंट क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं, ये सब के सब क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो ये जो है ये क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं तो जिसके जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका पूछा गया है कि व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों इसेंशियल होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, आंसर करते हैं कि क्यों हमारे लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसेंशियल होते हैं, ठीक है, राइट। तो नोट डाउन करिए। चलिए, तो क्वेश्चन है कि व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कि क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों इसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। तो अब बात रही कि आखिर ये होता क्यों है। तो हम लोग सारे जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड और ऑन द अर्थ आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, टिश्यू के बने होते हैं, ऑर्गन्स के बने होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के बने होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं एंड दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर और इन द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट व्हिच इज कॉल्ड एन हार्मोनियस मैनर। तो सब एक सिस्टम में बंधे हुए होते हैं, हार्मोनी में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट this harmonious manner or this structures keeps continue to break down, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली ब्रेक होते रहते हैं। तो अब अगर बात हुई कि जब एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण जब कंटिन्यूसली ब्रेक होंगे तो जो सिस्टम है, जो हार्मोनी है, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर हार्मोनी ब्रेक डाउन हो गया, सिस्टमिक अरेंजमेंट अगर ब्रेक डाउन हो गया तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? हमें हार्मोनी एकदम मेंटेन रहना चाहिए। हमारे बॉडी का जो सिस्टम्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, जो वर्क कर रहे हैं, सब एकदम सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रहा है। ये अगर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया तो मतलब ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है, सर्वाइवल कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए? फिर जो डैमेज हुआ, कुछ स्ट्रक्चर्स डैमेज हुआ, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और उस रिपेयरिंग के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए। किसका? तो मॉलिक्यूल्स का। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मूव करेगा तभी तो रिपेयरिंग हो पाएगा ना डैमेज्ड पार्ट का। तो इस वजह से क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसेंशियल होते हैं, राइट। तो नोट डाउन करिए क्यों। एज वी all know that all the living organisms are consist of cells and their derivatives. डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स का मतलब है कि सेल से बने हुए स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, जो कि सेल थ्योरी का कहना है, ठीक है। एंड देयर डेरिवेटिव्स दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स which are arranged in systematic or harmonious manner, ठीक है। तो हार्मोनियस मैनर
ठीक है। तो इस हार्मोनी को मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए हमें? मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए। तो एज वी ऑल नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच आर अरेंज्ड in systemic or harmonious manner, but due to the effect of environment ठीक है, this harmony continuously or keep ब्रेकिंग डाउन। तो ये क्या होते रहते हैं? ब्रेक डाउन होते रहते हैं, ठीक है, कीप ब्रेकिंग डाउन। इफ हार्मोनी गेट डिस्टर्ब्ड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव। तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, कांट सर्वाइव, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या चाहिए? इसको मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो पहले यहां आप नोट डाउन करिए। सो इन ऑर्डर टू repair and maintenance of harmony, the molecular movements are essential so that damaged part can be repaired, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों इसेंशियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हम क्या बताएं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं और वो सारे स्ट्रक्चर्स एक हार्मोनी में अरेंज्ड होते हैं, हार्मोनियस मैनर में अरेंज्ड होते हैं, मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं। बट इन्वायरमेंटल के इफेक्ट के कारण ये सारे जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ये टूटते रहते हैं, ब्रेक डाउन होते रहते हैं। तो अगर ब्रेक हो गया, हार्मोनी अगर डिस्टर्ब हो गया तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, डैमेज्ड बॉडी पार्ट को या डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर और हार्मोनी को मेंटेन रखने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो बस ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर। तो हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ऑल द प्रोसेस which are essential for the maintenance of the life or the living organism। तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जितने भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑल द प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल द प्रोसेस which are essential for the maintenance of life are collectively called as लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस जो कि हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए इसेंशियल होते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। अब देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्या होता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस कि हम न्यूट्रिशन को क्यों लाइफ प्रोसेस कहते हैं, न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगा
तो उससे क्या सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के में 49% जो डेथ होते हैं ना अंडर द एज ऑफ 5, तो 5 ईयर्स के बच्चे का जो अंडर 5 ईयर से कम के बच्चों का जो 49% डेथ होता है, वो 49% डेथ का रीजन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूट्रिशन हमारे सरवाइव करने के लिए कितना जरूरी होता है। तो बिना न्यूट्रिशन का आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, बहुत करोगे सरवाइव, एक दिन सरवाइव करोगे, 1 मंथ सरवाइव करोगे, मैक्सिमम 2 मंथ सरवाइव कर जाओगे, इससे ज़्यादा आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो हमारे लाइफ के सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसलिए न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं लाइफ प्रोसेस। दूसरा पार्ट आते हैं, दूसरा होता है रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन को भी हम क्या मानते हैं, कंसीडर करते हैं लाइफ प्रोसेस। अब बात रही कि रिस्पिरेशन को क्यों आप लाइफ प्रोसेस कंसीडर करते हो। रिस्पिरेशन को लाइफ प्रोसेस इसलिए कंसीडर करते हैं कि विदाउट रिस्पिरेशन यू कांट लिव, यू कांट सर्वाइव। Any living organism can't survive without the oxygen. As per the medical science, forensic science, आप मैक्सिमम 3.5 मिनट तक लिव जिंदा रह सकते हो विदाउट द ऑक्सीजन, सिर्फ एक्सेप्ट उनको छोड़ के जो कि योगी होते हैं, योगा करते हैं, तो वो अपने योगा के प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा देर तक आप अपने सांस को रोक सकते हैं। लेकिन एज पर मेडिकल साइंस नॉर्मल पर्सन्स के लिए आवर बॉडी सेल्स कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर और मोर देन द 3.5 मिनट्स। तो 3.5 मिनट से ज़्यादा हमारे बॉडी का सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट ऑक्सीजन का। तो मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो डेथ। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना हो रहा है। ऐसे भी पहले से आप जानते ही हो ऑक्सीजन कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन का सर्वाइव करना मुश्किल है, तो इसलिए रिस्पिरेशन क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, इसलिए इसको कंसिडर करते हैं लाइफ प्रोसेस। तीसरा हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन को क्यों लाइफ प्रोसेस कंसीडर किया गया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब ये बताओ कि जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, वो ग्लूकोज सारा डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये होता कहाँ है, तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे इंटेस्टाइन में। लेकिन हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स है ना, हाथ में सेल्स है, ब्रेन में सेल्स है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई, इसको ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज तो मिल नहीं पाएगा ना, और जब नहीं मिल पाएगा तो हमारे बॉडी का सेल्स जिंदा कैसे रहेंगे, सर्वाइव कैसे करेगा, उसका तो डेथ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, तो इंटेस्टाइन से उसको ट्रांसपोर्ट होके जाना पड़ेगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो हमारे सारे सेल्स को। अब दूसरी बात, आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, इनहेल करते हो, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, हमारे बाकी सेल्स में तो नहीं जाएगा ना। तो उसको जाने के लिए क्या चाहिए, लंग से उसको मूव करना पड़ेगा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो वी कांट सर्वाइव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बात रही एक्सक्रीशन को क्यों लाइफ प्रोसेस कंसीडर करते हैं। तो एक्सक्रीशन को इसलिए लाइफ प्रोसेस कंसीडर किया जाता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का अकोमुलेशन हो जाएगा, यूरिया का अकोमुलेशन हो जाएगा, यूरिक एसिड का अकोमुलेशन हो जाएगा, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो जैसे अब बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पैर फूलने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है, ड्यू टू द एकोमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई टॉक्सिक सब्सटेंस को तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा पूरा बॉडी टॉक्सिक और फाइनली हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं कि इन सारे प्रोसेस के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑल दीज प्रोसेस आर कंसिडर्ड एज द लाइफ प्रोसेस। समझ गए। अब बात रही, आ जाओ एक और प्रोसेस हम कंसिडर कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन। तो भाई आप
दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि रिप्रोडक्शन को कभी भी लाइफ प्रोसेस में कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि डेफिनेशन में हम क्या पढ़े हैं कि ऑल द प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ। भाई रिप्रोडक्शन कहीं से दूर दूर से लाइफ सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे ब्रह्मचर्य होते हैं जिसको जो रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी जिंदा रहते हैं, उसको तो आप छोड़ो। बहुत सारे स्ट्राइल मैन होते हैं, स्ट्राइल ह्यूमन, ठीक है, जिसमें की एबिलिटी नहीं होती है रिप्रोडक्शन करने की। इवन आप हनी बी में जाओगे तो वर्कर भी होते हैं जिसमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। एनिमल्स में चले जाओ आप, म्यूल्स होते हैं जिसमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। ये सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, फिर भी सर्वाइव तो कर रहा है ना भाई। तो मतलब ऐसा तो है, बिना रिप्रोडक्शन का भी जिंदा रह रहा है। तो हम कहाँ कहेंगे कि रिप्रोडक्शन लाइफ के लिए जरूरी? बिल्कुल भी नहीं। हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही, ठीक है। तो ये हमारे लाइफ के लिए जरूरी नहीं होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन इज ओनली एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो एक स्पीसीज को कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ रिप्रोडक्शन एसेंशियल होते हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्शन की कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वजह से रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस में कंसीडर नहीं करते हैं। एंड ऑल दिस प्रोसेस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, आवर CNS, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं एंड क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के लाइफ प्रोसेस हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए। अब आ जाइए, अब हमारा इसके बाद क्या है लाइफ प्रोसेस? पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो पहला लाइफ प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन होता क्या है? तो न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ द फूड। ये एक तरह का क्या है? वे ऑफ टेकिंग ऑफ द फूड है, और उसको जो यूज करता है हमारा बॉडी टू ऑब्टेन द एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द way of taking nutrients and utilizing it for obtaining the energy। क्यों? ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द वे ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। मतलब आप जो खाना खाते हो, क्यों खाते हो? न्यूट्रिशन में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर एक्सप्रेशन होता है जिससे कि एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी क्यों जरूरी होता है? तो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जरूरी होता है। ये प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब न्यूट्रिशन के बाद अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे एक आता है वर्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हम किसे कंसीडर करेंगे? फूड। तो न्यूट्रिएंट्स किसे बोलेंगे? तो न्यूट्रिएंट्स हम लोग कहते हैं इट इज द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स which provide us energy, and essential for survive, growth and even reproduction। ठीक है, तो मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स इज द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कंपाउंड विच प्रोवाइड अस एनर्जी एंड एसेंशियल फॉर सर्वाइव, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल होते हैं, इसका जरूरी होता है। अब बात रहे कि यहाँ पे दो चीज़ है वर्ड, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल है कि विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग रिसोर्सेज, उसको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे। और लिविंग रिसोर्सेज के अलावा जो भी चीज़ मिलेंगे हम उसे इनऑर्गेनिक बोलेंगे। लेकिन आप जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, एक्सेप्ट
सम कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गया। तो इन सब कुछ कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे ना, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इसके अलावे इनऑर्गेनिक होते हैं, जो कि मिनरल्स होते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में देख लो आप क्या क्या एग्जांपल्स आप दे सकते हो। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, ठीक है। तो ये सब के सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है एंड विटामिन्स है। तो ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग रिसोर्सेज। एंड इनऑर्गेनिक में क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आप कह सकते हो मिनरल्स। क्या होते हैं? मिनरल्स। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कैल्शियम कह सकते हो, मैग्नीशियम कह सकते हो, क्लोराइड कह सकते हो। तो ये सब के सब क्या होते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, समझ गए? तो ये न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स हैं। इसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट्स को भी क्लासीफाई किया जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ टेकिंग, मतलब आप कितना लेते हो, अमाउंट कितना लेते हो, तो उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप ऑलरेडी 9th में पढ़े हुए होंगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस हम बता दिए कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आप पहले नोट डाउन करिए इसको, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, नोट डाउन करिए। अब आ जाइए, अब क्या है कि रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर आप कह सकते हो एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो कि व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन, ठीक है, व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए फिर तो सबसे पहला तो ये हमारा पॉइंट क्या होता है कि इट प्रोवाइड अस एनर्जी। तो ये हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट इसेंशियल होते हैं, न्यूट्रिशन की इसेंशियलिटी होती है। अगर हमारे पास एनर्जी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल्स की डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन, सिंपल। दूसरा, ये क्यों इसेंशियल होते हैं? तो इसेंशियल फॉर, अभी हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़े थे, ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए इसेंशियल होते हैं, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, सरवाइव करने के लिए इसेंशियल होते हैं, एंड इवन फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शंस के लिए भी इसेंशियल होते हैं। तो हमने इसी में सारा चीज़ मेंटेन कर दिया कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल इसेंशियल होते हैं, रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज्ड बॉडी पार्ट के लिए इसेंशियल होते हैं, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारा इसेंशियलिटी है किसका? न्यूट्रिएंट्स का। कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों इसेंशियल होते हैं, बिना न्यूट्रिएंट्स का क्यों हम जिंदा नहीं रह सकते? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, जो हमारे बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएंगे उसका रिपेयरिंग नहीं होगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इवन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। वो सब के सब कहाँ से मिलेंगे? न्यूट्रिशन से मिलेंगे। तो ये होता है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हमारे बॉडी में, हमारे अंदर न्यूट्रिशन की क्या इसेंशियलिटी है, क्या रोल है, तो ये सारे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इस न्यूट्रिशन हमारे लिए इसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले इसको लिखिए, अब आ जाओ। अब क्या है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ हम देखेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली 2 तरह के मोड होते हैं, जो कि ऑलरेडी शायद आपको पता भी हो। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है।
और दूसरा क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज मेनली क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, one is the autotrophic mode of nutrition and second one is the heterotrophic mode of nutrition. Now autotrophic mode of nutrition is again classified into two types. What are they? तो photoautotropic and chemoautotropic, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ हो गए, कीमोऑटोट्रॉपिक हो गए और एक फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गए, जो कि हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक में हम एग्जांपल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और कीमोऑटोट्रॉपिक में हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेसिस। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा चाहिए। ये आपका कहाँ देखेंगे, प्लांट्स में देखेंगे। फोटोसिंथेसिस किस में होते हैं, प्लांट्स में। और कीमोसिंथेसिस या जो कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया में। ये कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया में, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगेन हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। 3 टाइप्स कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला न्यूट्रिशन बोलते हैं पैरासाइटिक। क्या बोला जाता है, पैरासाइटिक। दूसरा होता है सेप्रोट्रॉपिक एंड तीसरा मोड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन को 2 टाइप में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इज अगेन इनटू क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फोटोऑटोट्रॉपिक टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कीमोऑटोट्रॉपिक टेक्स प्लेस बाय द केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। फोटोऑटोट्रॉपिक, ठीक है, हम लोग फोटोऑटोट्रॉपिक में देखेंगे फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। इन केस ऑफ द कीमोऑटोट्रॉपिक which is seen in the bacteria but photosynthesis is seen in the plant. And heterotrophic nutrition is classified into mainly 3 types: parasitic nutrition, saprotropic nutrition and holozoic nutrition, ठीक है। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं आपके न्यूट्रिशंस के, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉपिक में सबसे पहला हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, ठीक है, फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड फिर उसके लास्ट में देखेंगे केमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज का क्लास बच्चों हम यहीं तक खत्म करते हैं, क्योंकि अगर फोटो ऑटोट्रॉपिक पढ़ेंगे या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेटर होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम एक कंप्लीट लेक्चर में देख लेंगे और फिर दूसरे कंप्लीट लेक्चर में हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देख लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबे हो जाएंगे। लेकिन आप मन से पढ़ाई करते रहिए, आप नोट्स अच्छे ढंग से बनाइए, ठीक है। बिना नोट्स का फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, सिर्फ आप पढ़ लोगे यूट्यूब पे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप नोट्स अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिए, क्योंकि हम आपको इतना कंसेप्ट दे देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी नहीं, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना, वो सारे आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम एक एक चीज़ का आपका ध्यान रखेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। बस सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, आप अच्छे से मन से पढ़ाई करिए, एक एक क्लास लेक्चर का आप नोट्स बनाते जाइए अच्छे ढंग से, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देख लेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई करिए मन से, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स पढ़ाई, और जिस बच्चे को अगर सही ढंग से नहीं मिल रहा तो मैक्सिमम इसे शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि सारे बच्चे को साइंस प्रॉपरली मिल पाए, ठीक है। चलिए, वंस अगेन थैंक यू।